फाइनेंशियाना। इस क्लास में हम इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसकी दो क्लासेस हमने ऑलरेडी कर ली हैं। स्टार्टिंग के दो क्लासेस में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। अब इस क्लास में इनकम फ्रॉम सैलरी कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, 5 हेड्स होते हैं इनकम के: सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशन और अदर सोर्सेज। इस क्लास में हम इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले अब इनकम फ्रॉम सैलरी को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँ तो इसके तीन पार्ट्स होते हैं। सैलरी हमें तीन फॉर्म्स में मिल सकती है। या तो सैलरी बेसिक जो हमें पे मिलता है, जिसका हम सबको पता है, एक वो पोर्शन होता है। इसके अलावा परक्विजिट्स होते हैं और प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी होता है। परक्विजिट्स क्या होते हैं या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या है, ये चीज़ आगे स्लाइड्स में एक्सप्लेन करी हुई है, तो वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इवन प्रॉफिट सॉरी सैलरी अगर हम देखें, सो सैलरी इंक्लूड्स वेजेस। इसकी इंक्लूसिव डेफिनेशन दी हुई है हमारे पास, तो हम यहाँ पे वो रेफर करने वाले हैं। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, ये हमको पता ही है। इसके अलावा एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुइटी, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी तो आगे हम देखेंगे। एडवांस अगर कुछ लिया, वो प्रोविडेंट, आरपीएफ का मतलब यहाँ पे प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अगर उसमें हमारा एम्प्लॉयर 12% से ज़्यादा का कंट्रीब्यूशन देता है, तो वो भी हमारे सैलरी में एडिशनली ऐड होगा। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड से 9.5% से ज़्यादा का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो भी हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड होगा। एंड इसके अलावा है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होती है और ये क्या होता है। कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, कि परक्विजिट्स क्या होते हैं। परक्विजिट्स आर बेनिफिट्स दैट आर गिवन इन काइंड। कुछ सर्विसेज या कुछ फैसिलिटीज़ जो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को अलग से देती है, और वो एक्चुअल में कैश की फॉर्म में नहीं होती, वो सीधा सीधा सर्विसेज प्रोवाइड कर दी गई। जैसे कि जो आपको घर आने की और वहाँ से जाने की, जो नाइट शिफ्ट वालों को जो इसकी टैक्सी सर्विसेज मिलती हैं, आप जो भी बोलते हो उसको। इसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्वार्टर्स मिलते हैं, वो भी है। कई बार जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो रेंट फ्री अकोमोडेशन देती हैं, यानी कि क्वार्टर्स देती हैं। और गवर्नमेंट वाले जो है उन कंसेशन रेट पे, कंसेशनल रेट पे, बहुत उनका कुछ एक रेट होता है काफ़ी सस्ता, उस रेट पे ये लोग अकोमोडेशन देते हैं। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स भी होते हैं जो कंसेशनल रेट पे मिल सकते हैं, जैसे कि कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को लैपटॉप एकदम टोकन टोकन अमाउंट पे ट्रांसफ़र करती है, 100 रुपये, 200 रुपये, 1 रुपये पे। या फिर इवन सैमसंग पे सपोज उनके कोई प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में इतने सारे, तो उनके एम्प्लॉयज़ को अलग से डिस्काउंट रहता है। दैट मे बी कंसिडर्ड एज परक्विजिट्स। इसके अलावा यहाँ पे परक्विजिट्स में एक मेजर कंसर्न या जो मेजर प्रॉब्लम हमारे पास आता है, वो ये होता है कि इनकी वैल्यूएशन कैसे करें। इनकम टैक्स रिटर्न में हम जाके ये तो बोलेंगे नहीं ना कि मेरे को एक लैपटॉप 1 रुपए में दे दिया, वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू बतानी पड़ेगी, तो वैल्यूएशन इसका कंसर्न होता है। हालांकि दिस हैज़ बिन सॉल्व्ड, तो इनकम टैक्स एक्ट में ही बताया गया है कि वो कैसे करके कैलकुलेट होगा। वो हम इसके आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। इसका अगला पॉइंट है प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। ये क्या होता है, आपकी जानकारी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो इन लिeu का मतलब होता है बदले में। इसके आगे का मतलब आप क्लियरली इसके नाम से भी पता चल रहा है कि सैलरी के बदले में प्रॉफिट। ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम जॉब छोड़ रहे होते हैं, या सपोज कि अभी आपने रिसेशन का बहुत सुना है कि अभी रिसेंट में इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया, इस कंपनी ने इतने लोगों को निकाल दिया। तो जब उसको निकाला जाता है तो बेसिकली हमारे पास नोटिस पीरियड होता है 3 महीने का, राइट। अब वो 3 महीने का नोटिस पीरियड कंपनी सब नहीं करना चाहती कि आपका इतने रुपए का तो सैलरी बन जाएगा, हम नहीं चाहते कि आप हमारे पास 3 महीने रुको, आज ही क्या चले जाओ। तो उसके लिए नोटिस पीरियड में पेनल्टी होती है। वो पेनल्टी वही कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, कि नोटिस पीरियड वो लोग सर्व नहीं कर रहे, उस केस में जो टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी कि उन लोगों को निकाल रहे हैं, उसके लिए नोटिस पीरियड वो लोग सर्व नहीं कर रहे, वो नहीं चाहते कि हम 3 महीने रुकें, तो वो जो टर्मिनेशन या जो वो पेनल्टी अमाउंट होती है ना, वो होता है वो सैलरी का पार्ट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
खैर, अभी हमने बात करी थी कि परक्विजिट्स में एक सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है आईटीआर भरते टाइम पे कि हम उसकी वैल्यू कैसे दिखाएं अपने आईटीआर में। तो इसका एक बहुत इजी सा और मेनली जो तरीका यूज़ होता है वो ये है कि हमें कितने का फ़ायदा मिला, हमें ये देखना है उस परक्विजिट से। सपोज मेरे को 100 रुपये का वो कोई सपोज मेरे को एक लैपटॉप कंपनी ने दिया जिसकी मार्केट वैल्यू आज 100 रुपये है, पर मैंने उसके लिए 50 रुपये कंपनी को दिए भी, ऐसा नहीं कि एकदम फ्री में आया, कंसेशनल रेट पे आया। तो मेरे को फायदा कितने का हुआ? 50 रुपये का ना। 100 - 50, माइनस करेंगे हम अमाउंट पेड, तो वो हो गया वैल्यू ऑफ दैट परक्विजिट्स। अब ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल है कि एक कंपनी ने 10 लाख का लोन सैंक्शन कर दिया अपने एक एम्प्लॉय को। मार्केट से भी वो लोन ले सकता था, तो बेनिफिट वहाँ नहीं है लोन में, बेनिफिट है जब उसका इंटरेस्ट देने की बारी आएगी। तो अभी जो कंपनी को एम्प्लॉयर से लोन मिला है, इंटरेस्ट फ्री लोन मिला है प्रिसाइजली, तो उसके चक्कर में उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, उसकी सेविंग या बेनिफिट जो है वो इंटरेस्ट की हो रही है। तो अभी हम यहाँ क्या कैलकुलेट करेंगे कि कितने की बेनिफिट हो रही है, जितने का बेनिफिट हुआ वो मेरी वैल्यू ऑफ वर्क विजिट। सो सबसे पहले किस चीज़ का बेनिफिट हो रहा है मेरा? एक बेनिफिट हो रहा है मेरा लोन का। तो कितना इंटरेस्ट अगर मैं बाहर से लोन लेता तो कितना देता, वो मैंने कैलकुलेट किया। मान लो कि 10 लाख पे 10%, 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। मैंने कंपनी को वापस कितना कर दिया उसमें से? कोई मैंने इंटरेस्ट दिया एक्चुअल में? यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट फ्री लोन है, यहाँ तो क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट फ्री लोन है। तो इसका मतलब कि मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, तो ये कितना हो गया? 0 रुपये। ये वाइट में वाइट तो देख नहीं रहा, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। सो खैर, सो ये 0 रुपये का मेरा इंटरेस्ट पेड है। और तो वैल्यू क्या हो गई? 1 लाख माइनस 0 विच इज़ 1 लाख। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं कौन से बैंक का इंटरेस्ट रेट लूँ। मार्केट में 10 बैंक है, 10 के 10 अलग अलग रेट बताते हैं, और ऊपर से सिविल के हिसाब से या 2000 चीज़ों के हिसाब से फिर अगेन आपका जो परसेंटेज ऑफ लोन है वो भी चेंज होता है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि इंटरेस्ट रेट लेना है वो जो एसबीआई बोले, जो एसबीआई का रेट हो। किस साल का लेना है? जिस साल प्रीवियस ईयर इन विच लोन वाज अवेल्ड, यानी कि जिस साल लोन लिया उस साल का रेट लेना है। दोनों को माइनस कर देंगे, आपको उसकी वैल्यू उसका वैल्यू पता चल जाएगा परक्विजिट्स का। अगला है अलाउंसेस। बहुत सारे अलाउंसेस। अब अलाउंस की वैल्यू आपको मैं, ये क्या होते हैं आपको बता देता हूँ, और ये परक्विजिट से अलग ही होता है। कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए कंपनीज हमें सीधा सीधा पेमेंट कर देती हैं कैश में। यहाँ पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही है, यहाँ हमें कैश में पेमेंट करी जा रही है। तो वो जो कैश में पेमेंट आती है उनका कुछ हिस्सा टैक्सेबल होता है, कुछ हिस्सा नॉन टैक्सेबल होता है। जो टैक्सेबल होता है वो हम इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड करेंगे, जो टैक्सेबल नहीं होता वो ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मेन क्या नाम है अलाउंसेस है जिनमें कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट भी होता है, देखते हैं। कुछ पोर्शन एग्जम्प्ट होता है, कुछ टैक्सेबल होता है इन सब में। सो यूनिफॉर्म अलाउंस है सबसे पहला, और ये इसमें हम ये भी देखेंगे कि क्यों मिलता है। सबसे पहला यूनिफॉर्म अलाउंस, काम क्या है? परचेज करना एंड मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म। मेनली एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो एयर स्टाफ या जो एयर हॉस्टेस होती हैं उन लोगों को मिलता होगा। कितना एग्जाम्प्ट है? जितना उन्होंने यूज़ कर लिया। अब सपोज 10 लाख रुपए मेरे को मिले, 4 लाख मैंने यूज़ कर लिए, तो 4 लाख एग्जाम्प्ट है, बाकी 6 लाख टैक्सेबल होगा। अगला कौन सा है? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस घर से ऑफिस आने के लिए है, ठीक है। तो 1600 रुपये पर मंथ मेरा एग्जम्प्ट है। इसके ऊपर अब सपोज कोई कंपनी मेरे को 4000 रुपये पर मंथ का कन्वेंस ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रही है, तो उस केस में 1600 रुपये एग्जम्प्ट रहेगा मेरा, पर मंथ का बता रहा हूँ मैं। और बाकी 2400 रुपये मेरा टैक्सेबल रहेगा। वही अगर कोई ब्लाइंड आदमी है, तो क्योंकि ऑफकोर्स उसके खर्चे थोड़े ज़्यादा होंगे, तो इसलिए उनके लिए लिमिट बढ़ा के 3200 रुपये कर दी गई है। रीज़न सेम है इसका। इसके बाद एक है अंडरग्राउंड अलायंस। अंडरग्राउंड अलायंस अगर आप नाम से पढ़ोगे, नाम से ही पता चलता है कि जमीन के नीचे जो लोग काम करते हैं, बेसिकली जैसे माइंस हो गया, तो वहाँ पे लोग जो काम करते हैं उनको अंडरग्राउंड अलायंस मिलता है। कितना ये एग्जाम्प्ट है? 800 रुपये पर मंथ, इतना एग्जाम्प्ट है। इसके ऊपर अगर कुछ मिल रहा है आपको वो टैक्सेबल है। इसका अगला है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस, इसके पीछे का रीज़न क्या है? हॉस्टल कॉस्ट, ताकि हम उसमें कुछ हेल्प हो जाए हॉस्टल कॉस्ट ऑफ चिल्ड्रन में। कितना काइंड ऑफ एजुकेशन अलाउंस की तरह ही हो सकता है,
एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि आगे हम उसको भी डिस्कस करने वाले हैं, आपको पता चलेगा डिफरेंस क्या है। कितना एग्जाम्प्ट है? 300 रुपये पर चाइल्ड पर मंथ, मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए अलाउड है। यानी कि अगर एक बच्चा है तो 300 रुपये का एग्जाम्प्ट है, 2 बच्चे हैं आपके तो 600 रुपये पर मंथ अलाउड है, आपको एग्जाम्प्ट है। और अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 हैं, कितने भी हैं, 600 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 बच्चों के लिए अलाउड है, बच्चे दो ही अच्छे वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगला है ट्राइबल एरिया अलाउंस। सो ट्राइबल एरिया अलाउंस में क्या है, ये उन लोगों को मिलता है जो कि ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है। कितना एग्जाम्प्ट है? मैक्सिमम 200 रुपये पर मंथ। अगर आप 100 रुपये मिल रहे हो, आपको 100 रुपये पर मंथ मिल रहा है तो वो पूरा ही एग्जाम्प्ट है। 200 रुपये मिल रहा है, पूरा एग्जाम्प्ट है। 400 रुपये मिल रहा है तो 200 रुपये एग्जाम्प्ट है, 200 रुपये टैक्सेबल है। ठीक है। अब अगला आते हैं कि कुछ अलाउंसेस जो कि पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, सबके लिए नहीं है। ऑफ कोर्स इसमें अलग से कैटेगरीज दी गई हैं कि इन लोगों के लिए एग्जम्प्ट है या ये वाली अलाउंसेस एग्जम्प्ट है। सो एक बार देखते हैं वो अलाउंसेस जो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, फुली एग्जम्प्ट। सो खैर, इसमें हम देखते हैं सबसे पहला वाला कि अगर कोई इंडियन इंसान, इंडियन सिटीजन जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और इंडिया से बाहर सर्विसेज दे रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके खर्चे ज़्यादा होंगे। वो खर्चों को कवर करने के लिए अगर कोई अलाउंसेस दिए जा रहे हैं तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला, अलाउंसेस अगर कोई हाई कोर्ट के जज को मिल रहा है, कुछ भी अलाउंसेस जो कि हाई कोर्ट जजेस एक्ट के हिसाब से आ रहा हो, तो वो टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जम्प्ट है। अगला है, इसका नाम याद रखिएगा, सम्पचुअरी अलाउंस। सम्पचुअरी अलाउंस अगर किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर अगेन ये यहाँ वाले इस वाले पॉइंट में भी है, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ यूपीएससी, इन लोगों में से किसी को भी सम्पटोरी अलाउंस मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। अगला, अलाउंसेस पेड टू यूएनओ। यूएनओ में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में बहुत सारे सोशल प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं ताकि इंडिया में सोशल अपलिफ्टमेंट हो पाए, लोगों की हेल्प हो पाए। तो अब सरकार उन लोगों के या उनके एम्प्लॉयज़ से टैक्स कम लेती है, बहुत सारे छूट देती है उन लोगों के एम्प्लॉयज़ को, तो वैसे ही ये भी है एक। इसके अगला है कन्वेंस फैसिलिटी, यानी कि गाड़ी की फैसिलिटी जो मिलती है चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी को, वो भी एग्जम्प्ट है पूरी तरह से, इस पे कोई टैक्स नहीं है। अब अगला देखते हैं कि हमने कौन कौन से अलाउंसेस पढ़ लिए। सबसे पहले अगर मैं दिखाऊं आपको, ये कुछ ऐसे अलाउंसेस है जिसका एक हिस्सा थोड़ा सा एग्जम्प्ट है, थोड़ा सा टैक्सेबल है। ये वाला पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। अब कौन से रह गए जो कि पूरी तरह से टैक्सेबल है? ये लिस्ट कंप्लीट नहीं है, कुछ एग्जांपल्स है टैक्सेबल अलाउंस के। तो अभी इसमें हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से अलाउंसेस पूरी तरह से टैक्सेबल हैं, फुली टैक्सेबल है। और ये सिर्फ एग्जांपल है, आप एक बार नाम पढ़ लीजिएगा। डियरनेस अलाउंस हो गया, महंगाई भत्ता बोलते हैं इसको, डेप्यूटेशन अलाउंस अगर आपका कहीं पे ट्रांसफ़र हुआ है तो उसके लिए मिलता है आपको, मैरिज अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सारे आपको नाम से पता चल जाएंगे। ऐसा कोई वैसी लिस्ट नहीं है, बट ऑल अदर अलाउंसेस जिस पे कोई एग्जम्पशन नहीं है वो सारे टैक्सेबल हैं। सीधी सी डेफिनेशन एक अगर मैं आपको दूँ तो, ओवर टर्म अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस उन लोगों को मिलता है जो कि किसी सिटी में जिनका ट्रांसफ़र हुआ है, तो क्योंकि वहाँ पे महंगाई ज़्यादा होती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये अलाउंस मिलता है। इसके अलावा फैमिली अलाउंस, वार्डन अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, प्रॉक्टर अलाउंस, टेलीफोन अलाउंस, आपको ये लिस्ट बहुत लंबी है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि जो भी ऊपर की लिस्ट में नहीं आए, यानी कि जो भी या तो पार्शियली, थोड़े जिनका कोई भी हिस्सा एग्जम्प्ट ना हो, या फिर जो पूरी तरह से एग्जम्प्ट ना हो, वो पूरी तरह से टैक्सेबल होंगे। जो ऊपर की लिस्ट में नहीं आए वो यहाँ आ जाएंगे। अब अगला देखते हैं हम कि एजुकेशन अलाउंस की वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे। सॉरी, इसमें वैल्यूएशन तो नहीं है, क्योंकि अलाउंस हमेशा हमें कैश में मिलता है, तो इसकी वैल्यूएशन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें बस ये देखना है कि कितना एग्जम्प्ट है, कितना टैक्सेबल है। ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अलाउंस क्या होता है। सम, इसमें क्या होता है, सम इज़ पेड टू एम्प्लॉय, तो पैसा यहाँ आ रहा है, वैल्यू है हमारे पास। वैल्यूएशन करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें चीज़ें काइंड में मिल रही है जो कि परक्विजिट्स में होती हैं। दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। अलाउंस भी हमारे लिए
हमें बेनिफिट्स देने के लिए होता है, परक्विजिट्स हमें बेनिफिट ही देना होता है। दोनों में एक ही चीज़ होती है अप्रॉक्सीमेटली, जस्ट डिफरेंस ये है, अलाउंस में हमें कैश मिलता है, परक्विजिट्स में फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। सो अगर हेल्पर अलाउंस की बात करें तो उसमें हमें हेल्पर रखने के लिए पैसा मिलेगा, और हेल्पर अगर एज अ परक्विजिट होगा यानी कि बेनिफिट्स होगा तो हमें कंपनी एक अपना हेल्पर दे देगी। ये डिफरेंस है इन दोनों में। खैर, अब एजुकेशन अलाउंस का इसी तरह से कि अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू मीट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जाम्प्ट है, ये देखते हैं। टैक्सेबिलिटी में क्या है, एग्जाम्प्ट कितना है, लोअर ऑफ, या तो जितना पैसा मिला वो, और 100 रुपीज़ पर मंथ फॉर ईच चाइल्ड, मैक्सिमम 200, 2 चाइल्ड अलाउड। यानी कि अगर एक बच्चा है आपके तो 100 रुपये पर मंथ आपका अलाउड है, दो बच्चा है तो 200 रुपये पर मंथ, और 10 बच्चे हैं तो भी 200 रुपये पर मंथ। ठीक है, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एजुकेशन अलाउंस की हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि चिल्ड्रंस यहाँ पे इंक्लूड्स अडॉप्टेड चाइल्ड। अगर आपने किसी को अडॉप्ट किया है तो वो यहाँ पे इंक्लूड होगा, लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चिल्ड्रन, तो आपके पोते वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम अगले पे आते हैं कि एजुकेशन फैसिलिटी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि अगर फैसिलिटी मिल रही हो तो सर्विसेज मिल रही हैं, और वो सर्विसेज का मिलना यानी कि ये अलाउंस नहीं होगा, ये क्या होगा, परक्विजिट्स, राइट। ये बेनिफिट्स मिल रही हैं इन काइंड। सो बेनिफिट्स मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये वही सारी चीज़ें हैं। इट मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दे आर मेनली प्रोवाइडेड एट कंसेशनल रेट और फ्री ऑफ कॉस्ट टू एम्प्लॉय। दो केसेस हैं इसके, कि एक तो ये कि वो जो स्कूल, अब अगर मैं किसी को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दे रहा हूँ तो या दो केसेस होंगे, या तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मैं खुद मेंटेन कर रहा हूँ यानी कि मेरा एम्प्लॉयर खुद मेंटेन कर रहा है, दूसरा कि वो मेंटेन नहीं कर रहा, उसने एक स्कूल से टाई अप किया हुआ है, वहाँ पे मेरे एम्प्लॉयज़ के बच्चे जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, मैं फीस पे कर देता हूँ उनकी जगह। सो पहला वाला केस कौन सा होगा कि स्कूल मैं खुद ही बना रहा हूँ, खुद ही मेंटेन कर रहा हूँ। तो उस केस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वैल्यू नहीं पता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन इन नियर एरिया, उसी क्वालिटी की पढ़ाई उस स्कूल के आसपास या किसी एरिया में जो फीस है उसी लेवल के पढ़ाई की और आसपास के एरिया में, वो फीस हो जाएगी वैल्यू ऑफ फैसिलिटी, है ना। आप मान लो कि दो स्कूल्स हैं, स्कूल ए स्कूल बी, तो स्कूल ए की फीस है 10 लाख रुपए साल की, या 10 लाख थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 लाख रुपए साल की। अब स्कूल बी की जो फीस है वो मुझे कैसे पता चलेगी, क्योंकि उस स्कूल में सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बच्चे पढ़ते हैं और उनको फ्री में पढ़ाया जाता है। तो इसके लिए आसपास के एरिया में उतना ही बढ़िया स्कूल का फीस देखा जाएगा जो कि 1 लाख रुपए है, उसमें से एग्जम्प्ट वाला माइनस कर देंगे, जो बच गया वो टैक्सेबल अमाउंट। अब एग्जम्प्ट कितना है, 1,000 रुपये। अब ये चीज़ याद रखिएगा, 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, चाहे कितने भी बच्चे हों। 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, तो 1 लाख रुपए की अगर साल की फीस है और एक बच्चा मेरा पढ़ रहा है वहाँ पे, तो साल भर का मेरा 12,000 रुपये एग्जाम्प्ट हो गया। बाकी 88,000, ए माइनस बी वाला अमाउंट जो है ये वाला, 88,000 रुपये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, वो सीधा मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। ये हो गया। और याद रखिएगा कि यहाँ पे आज भी इवन आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लेवल्स हैं जो आपको याद करने पड़ रहे हैं, कहीं 100 रुपये, कहीं 1,600 रुपये, कहीं 3,200 रुपये। बट ये इशू मेनली सैलरी में है, आपको बहुत सारे लेवल्स याद करने पड़ेंगे, और अभी मैं आगे दिखाऊंगा तो वो इससे भी ज़्यादा हैं। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, इसको बार बार पढ़िएगा। ये जो मैं पीडीएफ रेफर करवा रहा हूँ ये मैं अटैच कर दूंगा, कमेंट्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करिएगा ताकि आपको इजी से पढ़ने में हो जाए। अदरवाइज़ आप इसकी लैंग्वेज अगर 10 ईयर में और कहीं भी पढ़ते हो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये थोड़ा हेल्प करेगा आई बिलीव आप लोगों को। एनीवेज, अब ये मेरा एक केस हो गया कि अगर स्कूल मेंटेन कर रहा है मेरा एम्प्लॉयर, अगर मेरा एम्प्लॉयर मेंटेन नहीं कर रहा, वो किसी दूसरे स्कूल में भेज दे रहा है, तो मेरे पास वैल्यू तो सीधी सीधी आ गई। क्या, कि जितने मतलब वो उस केस में तो उस वो जो दूसरा स्कूल है उसमें दूसरों के बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, और मेरा जो एम्प्लॉयर है वो वहाँ पे फीस दे रहा होगा।
वैल्यू आ गई, मेरे को अमाउंट मॉनेटरी टर्म्स में पता चल गया। तो जितने रुपए भी फीस जा रही है ना मेरे बच्चे की, जो मेरा एम्प्लॉयर मेरे बिहाफ पे एक तरह से भर रहा है, वो वैल्यू पर उस परक्विजिट की वैल्यू हो गई। सो फुल वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज दैट इज अमाउंट पेड बाय, ये तो सेम कलर हो गया, खैर, अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल, जितने की भी फीस गई वो टैक्सेबल एज इट इज हो जाएगा। अब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के साथ आज ये वीडियो ख़त्म करेंगे, अदरवाइज़ काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस हो जाती हैं तो पता नहीं, देखने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा लंबा हो जाएगा। खैर, एक ये वाला देख लेते हैं कि XYZ कंपनी लिमिटेड प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। नियरेस्ट स्कूल पास में होना चाहिए, जिसका हमें वैल्यू देखना है। खैर, एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। नियरेस्ट स्कूल विद सेम फैसिलिटी हैज़ एनुअल फी ऑफ 1,80,000 पर एनम। ठीक है, 1,80,000 की साल भर की फीस है। अब इसके बाद है, टू चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर एक्स, टू चिल्ड्रन, दो बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑफ मिस्टर एक्स हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी स्टडीज इन द स्कूल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्विजिट। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू ऑफ परक्विजिट के लिए हम आसपास के किसी भी स्कूल की फीस वो देखेंगे, और उतने का मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, हमें ये चीज़ देखनी है। तो 1,80,000 रुपये एक साल की फीस है फॉर एक बच्चा, है ना। तो दो बच्चों के लिए कितना हो जाएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाइड बाय दो, आ गया 3,60,000 रुपये, इतने की वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब एग्जाम्प्ट अमाउंट हमें कितना याद है आपको, 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड। तो वही यहाँ पे है, 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि दो बच्चे, और ये हो गया पर मंथ का, और साल भर का निकालने के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24,000 ये आ गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे, 3,36,000 हमारा टैक्सेबल अमाउंट हो गया। ठीक है, अब ये मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा, 3,36,000 रुपये। अब दूसरा केस देखते हैं। XYZ कंपनी टेक्स केयर्स ऑफ एजुकेशन ऑफ ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज, सारे बच्चों का वो लोग एजुकेशन देखते हैं। मिस्टर सी, जिसके तीन बच्चे हैं, दे आर एनरोल्ड विद ABC स्कूल विथ फी ऑफ 1,80,000 ईच, यानी कि फीस है 1,80,000। व्हाट इज़ द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स। अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी का अपना स्कूल नहीं है, उन लोगों ने दूसरे का दूसरे एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया है। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, हमारी वैल्यू जितना, जितने रुपए या जितनी फीस मेरा एम्प्लॉयर उस स्कूल को पे कर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसका आंसर एक बार देखते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू शैल बी फीस पेड बाय एम्प्लॉयर, जितने का भी फीस पे कर रहा है। यहाँ पे फीस कितना पे कर रहा है, 1,80,000 रुपये साल का फॉर ईच स्टूडेंट। तीन बच्चे हैं तो 5,40,000 रुपये, 1,80,000 इंटू तीन बच्चे, साल का हो गया 5,40,000। सो गाइज, फॉर टुडे ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। इस इवन करंट क्लास में बहुत सारे आपको लेवल्स हैं जो याद करने हैं। आई होप कि मेरी करंट PPT से आपको हेल्प मिले थोड़ा सा, कि आप ये याद कर पाएँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से इजी वे में लिखा हुआ है, बट स्टिल अगर आपको किसी पॉइंट में कोई डाउट है तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विल रिकमेंड कि आप 10 ईयर से ये लेवल्स, जैसे कि अब मैं इसके नीचे के अगर आपको एक कोई एग्जांपल दिखाऊं, तो सपोज ये वाला है कि वैल्यूएशन ऑफ फ्री गैस प्रोक्यूजिट्स। तो ये अगर आप सीधा 10 ईयर से पढ़ोगे तो उसमें बहुत घुमा के लिखा हुआ है थ्योरी की टर्म्स में, जिससे हो सकता है आपको समझ में ना आए। इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन ऐसी रखी है ताकि आपको इजीली यहाँ समझ में आएगा, और आप रिटेन भी कर पाओगे, आपको याद करने में भी इजी होगा। ठीक है, तो जस्ट मेरा यही मोटिव है। मैं ये जो PPT है ये लिंक में डाल दूंगा, कमेंट्स में लिंक डाल दूंगा इनका, सो दैट आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सके। अभी के लिए थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम। आई थिंक 24 मिनट्स वीडियो हो गई ऑलरेडी। थैंक यू, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ डू आस्क योर